हेलो स्टूडेंट्स। हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम कुछ सीखते हैं नया। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। दरअसल समझ लीजिएगा, निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। कभी कभी पेपर में निरक्षीय स्थिति ना आकर के अनुप्रस्थ स्थिति आ जाती है। तो अनुप्रस्थ स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों सेम कंडीशंस हैं, सेम स्थितियां हैं। तो यहाँ पे हम वैद्युत द्विध्रुव को समझाते हुए और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम यहाँ पे फार्मूला प्रूफ करेंगे। ओके, हमने इससे पहली वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में, जो हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आए थे, वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फार्मूला आपको दिया था। आज अक्षीय स्थिति नहीं है बल्कि निरक्षीय स्थिति है। जैसा कि हमने अब इससे पहली वाली वीडियो में इससे बोला भी था। क्या बोला था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली जो कंडीशंस होती हैं वो दो कंडीशंस होती हैं, एक अक्षीय स्थिति वाली होती है, एक निरक्षीय स्थिति वाली होती है। तो अक्षीय स्थिति वाली तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दे दी थी। बस्ती अब हमारे पास निरक्षीय स्थिति वाली। तो निरक्षीय स्थिति वाली कंडीशन आज आपको समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इससे पहले हम आपको 4th क्वेश्चन आपके लिए लेकर के चले गए थे, पहुंचा दी थी आपके पास तक 4th क्वेश्चन। और हम जो है क्रम से और क्रमबद्ध तरीके से करके कंटिन्यूसली आपको लगातार ये क्वेश्चन अवगत करा रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये निरक्षीय स्थिति है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या है, सबसे पहले बात चित्र की करेंगे। तो चित्र में क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये था ना वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव को तो डिफाइन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर दिया था। वैद्युत द्विध्रुव तो हमने आपको समझा दिया था। बस आज तो केवल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला प्रूफ करके लाना है। तो चूंकि ये निरक्षीय स्थिति है तो ठीक है, सबसे पहले हम चूंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले बात वैद्युत द्विध्रुव की करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव को हमने क्या बताया था आपके लिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो देख लीजिएगा, ये रे दो बराबर, ये भी क्यू और ये भी क्यू हो गए ना बराबर, और विपरीत प्रकृति के, ये माइनस का और ये प्लस का, एक दूसरे से अल्प दूरी पर। ये अल्प दूरी होती है और बीच की दूरी जो है 12 होती है। ये बात मैंने तुम्हें समझा दी थी। 12 जो होती है, दोनों के बीच की दूरी 12 हो गई है। एक तरफ प्लस क्यू, एक तरफ माइनस क्यू हो जाता है, इनके बीच की दूरी 12 हो जाती है। बस इस प्रकार के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष जो है वो तो ये हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से रखा हुआ तो अक्ष तो ऐसा होगी। लेकिन आज अक्ष की बात नहीं कर रहे, हम निरक्ष की बात करें। तो निरक्ष जो होगा वो बिंदु कहीं ऊपर होगा। तो निरक्ष की बात करेंगे तो निरक्ष या तो बिंदु ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। तो निरक्ष में हम पहुंच जाते हैं, हमने ऊपर की तरफ कोई बिंदु पी मान लिया है, जो कि इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर है। ओके, कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। समझ पा रहे हो बात को। तो ये है इस तरीके, चूंकि ये मध्य बिंदु हो गया और ये बीच की दूरी 12 होती थी, तो इसलिए एल इधर हो जाती है और एल इधर हो जाती है। ठीक है। अरे भैया, जब माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी 12 होती है वैद्युत द्विध्रुव में, और ये मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो एल इधर हो जाएगी और एल इधर हो जाएगी। और आर दूरी पर ये बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे नेट तीव्रता ई का मान हमें ज्ञात करके लाना है कि नेट तीव्रता कितनी होगी। समझ पा रहे हो बात को, इस तरीके से करके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता। और आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमेशा प्लस वाले चार्ज के कारण जब किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होती है। तो यानी जब इसके कारण यहाँ पर हम तीव्रता निकालेंगे तो डायरेक्शन बाहर की ओर जाएगी, यानी ये चलेगी E1 इधर की ओर को, बिंदु पी से ऊपर की ओर, बाहर की ओर को। और जब निकालेंगे माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे, तो माइनस क्यू के कारण जब पी पर तीव्रता निकालेंगे तो माइनस चार्ज के कारण जो तीव्रता की डायरेक्शन होती है वो अपनी ओर को होती है, यानी अंदर की ओर को। माइनस क्यू तो यहाँ रखा हुआ, जब बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे तो इसकी ओर को नहीं होगी, इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि बिंदु पी पर दोनों तीव्रताओं की जो डायरेक्शन है, E1 भी इधर को है और E2 भी इधर को है। मतलब बिंदु पी से एक ही ओर को है, इधर को है ना, दोनों की दोनों बिंदु पी से दोनों इधर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हो गया, बिंदु पी पर अगर हम नेट तीव्रता निकालेंगे तो वो जुड़ेगी। क्योंकि मैंने बताई थी इससे पहले वीडियो में, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अलग अलग है तो ज्यादा में से कम वाली घट जाती है, और सेम डायरेक्शन में है तो वो जुड़ जाएगी। तो बिंदु पी से दोनों एक ही दिशा मारी तो दोनों की दोनों जुड़ जाएंगी, परंतु एक विशेष कोण पर जाकर के जुड़ेंगे। आपस में कैसे जुड़ेंगे बताते हैं इसका फार्मूला। फिलहाल तो अभी हमें क्या करना है कि पहले तो प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालनी है, फिर माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालनी है। ठीक, समझ रहे हो बात को। तो जैसा हमने चित्र बनाया, जैसा बताया, वही चीज हमने भाषा में लिख दी। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव एवी, यूरिया वैद्युत द्विध्रुव एवी किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पैरावैद्युतांक के है। यानी ये ऐसी जगह रखा हुआ जिसका पैरावैद्युतांक जो है वो के है। ठीक हो गया। इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्ष की स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर हमें नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए जरा, एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम तुम्हें बता दें जरा सही से, फिर ये चित्र धीरे धीरे हिडन हो जाएगा, छिप जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक बात बता दें अभी। भाई ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग।
तो उस समय क्या कर लिया, ये दूरी निकालने की कोशिश की है। तो ये एल है और ये आर है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में, तो ये जो दूरी आ जाएगी ना, ये वाली अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर आ जाएगी। कैसा आ जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। जब कर्ण का मान निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, तो एल स्क्वायर जमा आर स्क्वायर का रूट, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हो, 12th में हो तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाना तो आपको आता होगा। नहीं लगाते तो हम बता देते हैं, देख लीजिए। ऐसे तो होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और जमा आधार का वर्ग। और ये मुझे चाहिए कर्ण का वर्ग, यानी ये वाली दूरी चाहिए मुझे एपी। तो एपी का वर्ग बराबर आ जाएगा हमारे पास, लंब कितना हो गया आर, आर स्क्वायर, और जमा आधार कितना हो गया एल स्क्वायर। और जब मैं एपी का मान निकालूंगा तो एपी बराबर कितना, जब यहाँ से वर्ग घटाऊंगा तो इसका रूट नहीं हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। तो ये दूरी देखो ये आ जाती है इस तरीके से, ए से लेके पी तक की यानी एपी जो दूरी आ जाती है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसी तरीके से ये भी आर है और ये भी एल है, तो ये दूरी भी तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगी। क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि जब मैं प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालूंगा तो दूरी फिर ये वाली पड़ेगी, क्योंकि प्लस क्यू से लेकर बिंदु पी तक की जो दूरी है वो ये वाली दूरी तो है, तो दूरी का मान ये पड़ेगा। और जब मैं माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालूंगा तो दूरी जो है वो ये वाली है, ये वाली यहाँ तक की दूरी, और दूरी वही है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, तो ये दूरियां पड़ेंगी जब मैं इनका फार्मूला लगाऊंगा। तो समझ पा रहे हो ना बात को। चलिए ठीक है, चलिए तो ये तो होगी भाषा हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माइनस क्यू के कारण। सबसे पहले बात करते हैं माइनस क्यू के कारण। ये देखो, माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता। ओके, और तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, ई बराबर 1/4π0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमने आपको वीडियो नंबर 2 या 3 में हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो ई की जगह E1 हो जाएगा 1/4π0 के इंटू क्यू की जगह क्यू, और आर की जगह क्या था, आर की जगह क्या था, दूरी कितनी थी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जब मैं इसका यहाँ आर का वर्ग करूंगा ना, यहाँ मान डालूंगा और वर्ग करूंगा तो ये रूट गायब हो जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ हमारे पास एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाती है हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब इसी तरीके से प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे, फार्मूला तो वही होता है, E2 इक्वल टू 1/4π0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ भी आर का मान वही है, दूरी जो है वो भी तो वही, यहाँ भी वही है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जब दूरी का वर्ग डालूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग करती रह जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाती है, सेकंड हो जाती है। अब बात करेंगे प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दोनों आवेश के कारण पी पर नेट तीव्रता। तो यहाँ नेट तीव्रता का देखो मैंने बताया था, जुड़ेंगे दोनों की दोनों तीव्रताएं ई बराबर E1 जमा E2, मैंने बताया था, परंतु एक पर्टिकुलर कोण पर जुड़ेंगी। तो कोण पर जुड़ने के लिए क्या होगा, ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। समझ रहे हो, यानी निरक्ष में जो बिंदु पी है ना, वो वैद्युत द्विध्रुव के साथ अगर थीटा कोण बना रहा हो तो फिर इसका जो परिणामी हो जाता है ना, नेट तीव्रता का जो फार्मूला हो जाता है वो ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाता है। दरअसल इसके जो 36 घटक है वो आपस में जुड़ जाते हैं 6 तीव्रताओं के। समझ पा रहे हो बात को। तो इसका ये फार्मूला आपको याद ही रखना है, सीधे सीधे E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E बराबर E1 का मान डाल दिया 1/4π0 के इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1/4π0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ E2 का मान डाल दिया, और चूंकि दोनों में cos थीटा था तो cos थीटा को हमने यहाँ कॉमन में बना के रख दिया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से करके। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ई बराबर जब हम दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो दुगनी हो जाएंगी, क्योंकि सेम वैल्यू तो है। देखो ये और ये वैल्यू सेम है तो दुगनी हो जाएंगे, मतलब जहाँ क्यू है ना वो टू क्यू हो जाएगा जोड़ते ही। तो ई बराबर 1/4π0 के इंटू टू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इंटू cos थीटा। अब जो हमने चित्र आपको दिखाया था उसमें किसी भी समकोण त्रिभुज में पहुंच जाइए और वहां से cos थीटा का मान निकालिए, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे का। ठीक है, आधार बटे का होता है। जो समकोण त्रिभुज है, चित्र में हमने बताया था, समकोण त्रिभुज में आप cos थीटा लगा दीजिए। cos थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है ए बटे के। तो हमने क्या किया, cos थीटा की जगह ए बटे के रख दिया, तो बाकी तो सारी वैल्यू ऐसी अपनी जगह रखी हुई है। और यहाँ पे cos थीटा की जगह ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण ये डाल दिया। तो ई बराबर 1/4π0 के इंटू टू क्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हो गया इस तरीके से करके। और ए बटे के, ए मतलब आधार, आधार देखोगे तो ए का मान तो है एल, और कर्ण का मान जो है, कर्ण का जो मान है वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप देख लीजिएगा चित्र में, चित्र जो हमने बताया था अभी आप, उसमें ये चीज़ है, कर्ण का जो मान है वो ये है। तो हमने आधार की जगह तो एल डाल दिया और कर्ण की जगह अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे रख दिया इस तरीके से करके। तो ई इक्वल टू 1/4π0 के इंटू एल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो 2QL हो जाएगा, जब एल यहाँ पे आ जाएगा 2QL अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी घात कितनी है, एक, और यहाँ से अंडर रूट हटाते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एल स्क्वायर जमा आर स्क्वायर की पावर 1 और एल स्क्वायर जमा आर स्क्वायर की पावर 1/2। जब गुणा में घातें जुड़ेंगी तो एक में जब 1/2 जोड़ते हैं तो आ जाता है 3/2। ओके, तो इस तरीके से ई बराबर 1/4π0 के इंटू, और आप जानते हो 2QL जो होता है वो पी के बराबर होता है, ये आपको
इससे पहली वीडियो में मैंने समझा दिया था। पी क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसका फार्मूला होता है पी बराबर 2ql। ठीक है, तो 2ql की जगह हमने पी डाल दिया और पी होता क्या अभी बताया मैंने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आप याद रखेंगे। और ये हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, गुणा करने के बाद घातें जुड़ जाती हैं। ठीक हो गया। अब एक कंडीशन लगाते हैं जो हमने इससे पहले वाली कंडीशन में भी लगाई थी, इससे पहले वाली स्थिति में लगाई थी, जो अक्षीय स्थिति थी। आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश जो है अल्प दूरी पर रखे होते हैं। मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूँ, अल्प दूरी। अल्प का मतलब होता है जो बीच की दूरी 2l है वो बहुत छोटी दूरी है। अब जब 2l ही बहुत छोटी है तो l का मान तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, किसके मुकाबले, r के मुकाबले। और आपको पता है जब छोटी वाली किसी भी या नगण्य डिस्टेंस जो दूरी होती है उसका हम स्क्वायर करते हैं तो और ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो l का मान जब बहुत ज़्यादा छोटा है r के मुकाबले तो l स्क्वायर अगर हम करेंगे तो r स्क्वायर के मुकाबले और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यानी ये मानो l स्क्वायर r स्क्वायर के मुकाबले बहुत छोटा है। ठीक है। और जब आपको पता है बहुत छोटी वैल्यू जब बड़ी वैल्यू में जुड़ती है, मतलब देखो जुड़ी हुई है, आर में एल जुड़ा हुआ है, तो उसका मान लगभग बड़ी वैल्यू के बराबर ही रहता है। समझ पा रहे हो बात को, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर समथिंग आर इक्वल आर स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म वैल्यू है, जब बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू में जुड़ेगी तो उसका मान बड़ी वैल्यू के बराबर ही रह जाता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। यानी आर स्क्वायर जमा एल स्क्वायर की जगह हमें सिर्फ क्या रखना है, आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर जमा आर स्क्वायर की जगह हमें सिर्फ क्या रखना है, आर स्क्वायर रखना है। और ऊपर सर इस पर क्या चढ़ा हुई थी, पावर कितनी थी, 3/2। तो 3/2 अपनी जगह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल कितनी पावर बचती है, 3 बचती है। तो इस तरीके से करके कितना आ जाएगा, ये सिर्फ आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, इतने न्यूटन प्रति कूलम। ओके, तो ये आ जाता है। जबकि अक्षीय स्थिति में क्या आया था हमारे पास, अक्षीय स्थिति में यहाँ पे 2p था, चाहे आप देख लेना, हमने समझाई थी इससे पहले वीडियो में, हमने अक्षीय स्थिति बताई थी। तो अक्षीय में निरक्षीय में केवल थोड़ा सा फर्क है। अक्षीय में तो आता है यहाँ पे 2p, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है 2 से गुणा होती है अक्षीय में, और निरक्षीय में यहाँ से 2 गायब हो जाता है। बाकी सारा फार्मूला सेम टू सेम। इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है फार्मूला में, आप बिल्कुल अच्छे से करके और स्पष्ट तरीके से करके इनको याद कर लें, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट करके। तो इस तरीके से निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला होता है इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर क्यूब होता है। समझ पा रहे हो बात को। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में केवल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।